Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we are here we are doing a video series on class 12 NCRT, and in this series we would be studying the book India, People and Economy. If you want to do a revision, and there is a parallel series going on the book The Fundamentals of Human Geography, and in that series we have already completed 4 chapters, so you can go there and revise if you want to. In this series also we have already completed the first 2 chapters, and this is the third chapter we are currently studying, and that is human development. This book particularly talks about human development in India. In the previous class we talked that how human development is class based, or what are the differences of human developments in Indian society, who is getting it, who is not getting it, what are the different aspects of human development, but a huge chunk is still left, so we would be starting with it now. So in the last class we were talking about what is human development and what are the environmental capabilities, social capabilities, personal capabilities of human beings. Today we would be talking about that how different the आइडियाज़ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो आया, ये यूएनडीपी ने इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कंटिन्यूसली डाला गया टू नो कि विच कंट्रीज आर विच आर दी कंट्रीज विच आर परफॉर्मिंग गुड इन दीज केस, विच आर दी कंट्रीज जो अच्छे से नहीं कर रही हैं. कंसर्टेड एफर्ट्स करे गए हैं टू डेवलपमेंट क्रिटिकली एट वेरियस टाइम्स इन दी पास्ट. बार बार पास्ट में कोशिश करी गई है कि अच्छे से ज़्यादा बेटर तरीके से जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में लोगों तक पहुंचाया जा सके. एक बहुत ही मोस्ट सिस्टमेटिक एफर्ट्स टूवर्ड्स दिस वॉज द पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हमारी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1990 में आई थी. ये इसने एक सबसे फर्स्ट इनिशिएटिव था इन दिस लाइन, एंड सिंस देन जो ऑर्गेनाइजेशन है इट्स ब्रिंगिंग आउट द वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर. यूनाइटेड नेशन हर साल एक वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लाती है जिसमें सारी कंट्रीज़ को रैंक करती है. दिस रिपोर्ट डज नॉट ओनली डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट. ये रिपोर्ट सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट को डिफाइन नहीं करती है, बट उसमें अमेंडमेंट्स हैं, कुछ चेंजेस हैं, इन सारी चीज़ों को भी सजेस्ट करती है. और जो कंट्रीज़ हैं इंडिकेटर्स, उन्होंने क्या क्या इंडिकेटर्स लिए हैं उस बेसिस पे अपने एनालिसिस देती है. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 1993 की आई थी उसने सजेस्ट किया था कि जो डेमोक्रेटाइजेशन है और एम्पावरमेंट अगर लोगों का बढ़ाया जाएगा तो मिनिमम कंडीशंस फॉर ये लोगों की प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन, मतलब डेमोक्रेसी हो, उनके पास फ्रीडम हो और उनकी एम्पावरमेंट, उनकी चूज़ करने की जो क्षमता है, पावर टू चूज़, पावर टू डिसाइड को अगर एक्सपैंड किया जाएगा. इसकी वजह से जो ये कुछ मिनिमम कंडीशंस हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं. मोर ओवर ये ऑल्सो मेंशन करता है कि जो डेवलपमेंट है वो लोगों के अराउंड होनी चाहिए, ना कि लोग डेवलपमेंट के अराउंड होनी चाहिए. तो आप डेवलपमेंट इस तरह से करो दैट पीपल आर द बेनिफिशरीज, नॉट मेक पीपल अक्रू विद द डेवलपमेंट. ऐसा नहीं हो कि भाई डेवलपमेंट हो गई अब तुम देख लो तुम्हें किस तरह से एडजस्ट करना है. नो, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द पीपल हाउ दे वांट एंड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. सो हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स, इंडिकेटर और अप्रोचेज़ ऑलरेडी पढ़ी हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन जोग्राफी वाली बुक में ये बोल रहे हैं. सो इफ़ यू वांट टू रेफर टू द कॉन्सेप्ट्स और अप्रोचेज़ की क्या क्या होती हैं, सो यू कैन गो देयर एंड सी इन दी वीडियो विच इज़ ऑन माई चैनल. अदरवाइज ऑल्सो आई विल जस्ट नेम फ्यू ऑफ देम कि इन्होंने सबसे पहले बात करी कुछ कॉन्सेप्ट्स की क्या क्या ह्यूमन डेवलपमेंट है, किसने लाया. डॉक्टर महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन गॉट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड हाउ इट प्रमोटेड चॉइसेस, पीपल लोग चॉइस कर सकें इस चीज़ को, किस तरह से प्रमोट करता है. देन वी टॉक अबाउट सम ऑफ द इंडिकेटर्स, जैसे कि एक्सेस टू रिसोर्सेज. आप में रिसोर्स इकट्ठा करने की पावर है या नहीं है. एजुकेशन और हेल्थ कुछ मेन इंडिकेटर्स हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट को केटर करते हैं. अप्रोचेज़, कुछ तरीके की ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह से कैलकुलेट करी जा सकती है, इसके भी 4 अप्रोचेज़: इनकम अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच और वेलफेयर अप्रोच. इन सब की भी कुछ डिटेल्स थी. जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, जितना ज़्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा आपकी वेलफेयर के लिए उतनी ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट होगा. जिस किसी को भी कुछ बेसिक नीड्स, 6 बेसिक नीड्स की बात करी है, हाउसिंग, शेल्टर, वाटर वगैरह, अगर ये होगा तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट होगा. कैपेबिलिटी अप्रोच जो कि अमर्त्य सेन जी ने बोली थी कि इफ़ आप लोगों की कैपेबिलिटी इतनी इन्हांस कर दो कि दे कैन चूज़ फॉर देमसेल्व्स, और जितनी ज़्यादा लोगों की कैपेबिलिटी होगी अपने आप ह्यूमन डेवलपमेंट विल बी हाई अकॉर्डिंग टू दैट.
एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया. इंडिया के केस में ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स, व्हाट आर द रैंक्स एंड एवरीथिंग. सो आई गेस माई बुक इज़ इन ओल्ड वन, तो इसमें 2016 का डेटा दिया हुआ है, बट यू कैन चेक इट व्हेन एवर यू आर क्लोजर टू योर एग्जाम्स. तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट उस टाइम पे जो रिपोर्ट आया होगा वो क्या होगा इंडिया में. जो इंडिया का पॉपुलेशन है, इट इज़ ओवर 1.20 बिलियन. अराउंड 188 कंट्रीज इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पार्ट बनती हैं. जो इंडिया है वो अभी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के रेंज में आता है. देयर इज दिस टेबल विच टॉक्स अबाउट जो जर्मनी है उसका रैंक सबसे ऊपर है, नॉर्वे का रैंक सबसे ऊपर है, जर्मनी इज़ ऑन 4th नंबर, USA ऑन 10th, एंड देन पाकिस्तान इज़ 147. सो ये कुछ नंबर दिया हुआ है आपको, यू कैन रेफर टू दिस वन. तो लो स्कोर्स इन HDI इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न. अगर आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपका जो स्कोर आता है वो बहुत कम आता है, तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि आप भाई देखिए कि आपकी जो ह्यूमन है, जो जनता जिससे आपका कंट्री बन रही है, जिससे आप बन रहे हो, वही आपकी कंट्री में खुश नहीं है. सो इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम. And but some reservations have been expressed about the approaches as well as indicators selected to calculate the index values. कुछ अप्रोच वगैरह बताई गई हैं, सजेस्ट करी गई हैं कि किस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, आप देख सकते हो और अपने लिए कि what could be the approach of calculating the human development index. तो इसमें जैसे कि लैक ऑफ सेंसिटिविटी, कुछ प्रॉब्लम्स बताइए कि क्यों, क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी कंट्री के जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी लो है और क्यों उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. तो सबसे पहले ये फर्स्ट इज़ योर लैक ऑफ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स हिस्टोरिकल फैक्टर्स. कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं जो हमारी कंट्री में हुए हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. हिस्ट्री कैन नेवर बी चेंज. आप सब कुछ बदल सकते हो बट हिस्ट्री कैन नेवर बी चेंज. आप हिस्ट्री से सिर्फ सीख सकते हो कि आप उसके साथ क्या करना चाहते हो. तो जो कॉलोनाइजेशन हुआ आप नहीं बदल सकते. ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने हमको अपनी कॉलोनी बनाया था. इम्पीरियलिज्म के हमको हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से ख़राब हुई, हमारा मार्केट पूरी तरीके से ख़राब हुआ, न्यू इम्पीरियलिज्म भी हमको फेस करना पड़ा. देन देयर आर सम सोशल कल्चरल फैक्टर्स, जैसे कि ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा वायलेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे. फिर इसके साथ साथ कुछ सोशल प्रॉब्लम्स जैसे कि क्राइम हो गया, टेररिज्म हो गया, वॉर, ये सारी चीज़ें हैं. पॉलिटिकल फैक्टर्स, आपकी स्टेट कैसी है, डेमोक्रेसी है तो क्या आपको पूरी तरीके से डेमोक्रेसी मिल रही है या नहीं मिल रही है, डेमोक्रेसी में फ्रीडम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, एम्पावरमेंट कितनी है. डेमोक्रेसी तो है बट क्या आप उस डेमोक्रेसी में एम्पावर्ड हो भी या नहीं हो. दीज एस्पेक्ट, इन सब की एक बहुत ज़्यादा स्पेशल सिग्निफिकेंस होती है इंडिया के केस में और बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के केस में. जो UNDP के कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करके जो हमारी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया थी, अब नहीं है. प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया अब एग्जिस्ट नहीं करती है. प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग बना दिया गया था 2015 में बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. बट अर्लियर हमारी ये जो प्लानिंग कमीशन की बात, ये शुरू से बता रहे हैं आपको, तो इसलिए इन्होंने प्लानिंग कमीशन के बारे में बताया है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को प्रिपेयर करती थी इंडिया के लिए. स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी एज द यूनिट ऑफ एनालिसिस, जो स्टेट्स होती थी और यूनियन टेरिटरी सब में एनालिसिस किया जाता था. सब्सिक्वेंटली हर स्टेट गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि तुम अपने अपने स्टेट का हमको बताओ, फिर हम सारे स्टेट्स का मिलकर एक ओवरऑल रिपोर्ट निकालेंगे. सो यूजिंग डिस्ट्रिक्ट्स एज यूनिट, तो जो प्लानिंग कमीशन है वो स्टेट्स को यूनिट समझता है और जो स्टेट्स हैं वो आगे डिस्ट्रिक्ट्स को यूनिट समझ के एनालिसिस देते हैं अपना ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का. ऑल्दो जो फाइनल HDI, जो फाइनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो प्लानिंग कमीशन करती है, वो 3 इंडिकेटर्स के बेसिस पे होता है जिसको हम कहते हैं एक्सेस टू रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड हेल्थ. तो इन तीनों बेसिस पे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट बनाती थी. ये जो ये रिपोर्ट होती थी इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इकोनॉमिक अटेनमेंट क्या होती है, सोशल एम्पावरमेंट है. इकोनॉमिक अटेनमेंट मतलब हर किसी में अपने लिए खरीदने की कितनी पावर है, अटेन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स. सोशल एम्पावरमेंट को देखा जाता था, उनकी सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी कि क्या हर किसी को इक्वल जस्टिस मिल रहा है जो वो डिज़र्व करते हैं, एक्सेसिबिलिटी है नहीं है, उनको हाइजीन मिल रहा है या नहीं, वेलफेयर मेजर्स लिए जा रहे हैं नहीं लिए जा रहे हैं बाय दी स्टेट. कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो हम लोग अब डिस्कस करेंगे. तो इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट्स, इकोनॉमी को अगर हम देखना है कि लोग इकोनॉमिकली पैसे के टर्म्स में क्या उनके पास क्या क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं जो हम यूज़ करते हैं, वी वुड बी सीइंग नाउ. सबसे पहले तो रिच रिसोर्स बेस एंड एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज बाय ऑल.
सबसे पहली इकोनॉमिक अटेनमेंट क्या है कि आपके पास इनफ रिसोर्सेज होने चाहिए। रिसोर्सेज होने के बाद ज़रूरी क्या है कि वो रिसोर्सेज सबको इक्वली मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। आपके पुअर को मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। डाउन ट्रोडन मतलब जो काफ़ी नीचे, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, डाउन ट्रोडन, उनको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। मार्जिनलाइज सेक्शन को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ये सब चीज़ें बताती हैं कि आपकी कंट्री की प्रोडक्टिविटी कैसी है, वेलबींग किस तरह से चल रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक्चुअली में है या नहीं। जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, जिसको हम GNP बोलते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक्स, एंड इट्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, आपकी पूरी इकोनॉमी में 1000 रुपये कमाए गए थे। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी क्या हो गया, आप 1000 रुपये पूरी इकोनॉमी में कमाए हुए थे, रहने वाले लोग कितने हैं 2000 में, तो पर कैपिटा कितना आया, 1000 रुपीज़ आपने कमाए थे, 2000 लोग रहते हैं, तो पर कैपिटा कितना आएगा 0.5 रुपीज़। आधे पैसे मिलेंगे हर किसी को, तब जाके सबको इक्वल पैसा मिल पाएगा। सो ये इसको हम कहते हैं पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आर टेकन। ये कुछ मेजर्स होते हैं जो हम लोग रिसोर्स बेस्ड जानने के लिए निकालते हैं। इकोनॉमिक अटेनमेंट और लोगों की वेलबींग, इंडिविजुअल्स की वेलबींग किस किस पे डिपेंड करती है कि आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि जॉब मिल रही है, नहीं मिल रही है एम्प्लॉयमेंट की, तो बस बात ही ना करें तो ही अच्छा है। सरकारी जॉब्स तो होती नहीं है, मिल ही नहीं रही हैं। एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आ जाता है, कॉल लेटर नहीं आता है, कॉल लेटर आ जाता है तो पता ही नहीं जाना कहाँ है। सो दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। जॉब्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, स्किल्स हैं, जॉब्स नहीं है, जहाँ जॉब्स हैं वहाँ स्किल्स नहीं हैं। सो जो गैप है जॉब्स के बीच में और उसकी अवेलेबिलिटी के बीच में, दिस इज़ अ वेरी ह्यूज वन। एक्सेस टू एसेट्स, क्या आप अपने लिए एसेट्स खरीद सकते हो, कार हो गई, गोल्ड हो गया, घर हो गया, क्या आप इन एसेट्स को खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते हो। देन ओवर द ईयर्स द पर कैपिटा इनकम, आप कितना, हर इंसान कितना कमा रहा है, और जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है इंडिया में। एज अ रिजल्ट जो पॉपुलेशन, प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब वो लोग जो कि जिनको, वो जो गरीबी से भी गए गुजरे हैं, जिनको बेयर मिनिमम अपने लिए दिन का खाना भी नहीं कर पाते हैं 2 टाइम का, उनकी संख्या काफ़ी कम हुई है धीरे धीरे, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने की वजह से, विच इज़ ट्रू। बट लेकिन फिर हम देखेंगे कि कोविड की वजह से वो लोग जिनको बहुत इतने सालों में सरकार बहुत मुश्किल से पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेकर आई थी, वो सब वापस से पीछे चले गए हैं, बल्कि एक साथ में और अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर चले गए हैं। सो द पुल जो इतने टाइम से पुल कर पाए थे हम, वो पुल वापस से ख़त्म हो चुका है। सो द परसेंटेज ऑफ पर्सन जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं वो 2011 से 12 हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू 25.7%, रूरल एरियाज़ में 13%, अर्बन एरियाज़ में। और अगर हम कंट्री एज अ होल की बात करेंगे तो 21.9% जो लोग हैं हमारी कंट्री के, वो बिलो पॉवर्टी लाइन। एंड दीज डेटा इज़ वेरी डिस्टर्बिंग माई स्टूडेंट्स, बिकॉज आप देखिए, अगर एक कंट्री में 100 लोग, आपकी कंट्री में, आपके घर में, आपकी फैमिली में 100 लोग हैं, उन 100 लोगों में से 21 लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। अभी इसकी सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन की बात हो रही है, ऐसे बहुत सारे हैं जो अबव पॉवर्टी में, जो पुअर हैं बट पॉवर्टी लाइन में हैं, जो पुअर की कैटेगरी में आते हैं बट बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है। फिर मिडिल क्लास आएगा, कुछ 2-4 होते हैं जो कि बस रिच की कैटेगरी में होते हैं। देयर इज़ अ ह्यूज गैप, मतलब आपकी मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है वो तो बहुत एकदम पॉवर्टी के सिचुएशन में ही सफ़र कर रही है। जो डेटा है पॉवर्टी का, ये हमें बताता है कि कुछ कुछ स्टेट्स जैसे कि आपकी छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर और उड़ीसा, दादर एंड नागर हवेली, विच हैव रिकॉर्डेड, यहाँ पे 30% ऑफ देयर जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है। मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है इन जगहों पे। कुछ स्टेट्स जैसे कि हमारी गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जो पुअर पॉवर्टी लाइन है वो 10 से 20% के बीच में लोगों की गरीबी है। एंड देन देयर इज़ अ पीपल जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, 30% से ज़्यादा लोग इन स्टेट्स में बिलो पॉवर्टी लाइन है। और जो नेक्स्ट हमने स्टेट्स की बात करी उनमें 10 to 12%। फिर देर आर स्टेट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरला, पंजाब, सिक्किम, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार,
दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, यहाँ पे जो पॉवर्टी लाइन है वो अराउंड 10% से इट इज़ 10% से कम है, मतलब यहाँ पे बहुत कम आपको पुअर लोग मिलेंगे. देन यूपी के केस में इट इज़ 29.43% अकॉर्डिंग टू 2011-12 डेटा. सो पॉवर्टी इज़ अ स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन. जब आप गरीब होते हो तो आपको सिर्फ गरीबी नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ों का साथ साथ सामना करना पड़ता है. और द पर्सन हु इज़ पुअर इज़ वल्नरेबल. वो सोसाइटी में कहीं भी वल्नरेबल की मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है एक टाइम का खाना लेने के लिए भी. आप मुझे बोलोगे कि उसके घर पे जाके पत्थर मार के आओ, उसको गोली से मार के आओ, आपको मैं 2,000 रुपये दूंगी, मैं कर दूंगी भाई. मुझे आई नीड फूड फॉर माई सेल्फ, आई नीड फूड फॉर माई फैमिली. मे बी मेरी आइडियोलॉजी नहीं हो कि नहीं मैं मार नहीं सकती हूँ किसी को, बट कब तक, 1 महीना 2 महीना, यू कांट डाई बिकॉज ऑफ हंगर, राइट. सो पॉवर्टी के साथ वल्नरेबिलिटी आ जाती है. वल्नरेबिलिटी सब चीज़ खराब करती है. डिप्राइव्स यू फ्रॉम द सोसाइटी. आपको सोसाइटी में इज्जत नहीं मिलेगा, डिग्निटी नहीं मिलेगा, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली आपको वल्नरेबल बना देती है. इंडिविजुअल की पूरी तरीके से पावर ख़त्म हो जाती है कि वो अपने लिए बेसिक नीड्स भी इकट्ठी नहीं कर पाता है, एक हेल्दी रीजनेबल लाइफ जी नहीं पाता है. जो हमारा जीडीपी है इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री. ये एक तरीके से नहीं बताता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है. जीडीपी तो किससे आया? देयर इज़ 20 पीपल, 20 में से जो 10 लोग थे वो लोग 100 रुपीज़ कमा रहे थे, तो दैट मेक्स इट 1000 रुपीज़. 10 लोग 100 रुपीज़ कमा रहे थे तो ये कितना हो गया? 1000 रुपये हो गया. बचे 5 लोग वो 50 रुपीज़ कमा रहे थे तो ये कितना हो गया? 250 हो गया. आपकी कितना आया? 250 हो गया 1250 रुपीज़. बचे 5 लोग 20 रुपीज़ कमा रहे थे, हो गया 100 रुपीज़, तो इट इज़ 1350 रुपीज़. 20 लोगों ने मिलकर कितना कमाया? 1350 रुपीज़, विच इज़ फाइन, गुड, बट क्या? इट इज़ नॉट इक्वल. आपकी जीडीपी तो बहुत हाई आ गई, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो लोग जो 50 रुपये कमा रहे थे या वो लोग जो 20 रुपये कमा रहे थे, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो तो बहुत ख़राब थी. 50% जनता आपकी इकोनॉमी में बहुत मिनिमम कंट्रीब्यूट करती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत ज़्यादा ख़राब. सो हाई जीडीपी हो जाने से हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ गारंटीड नहीं होती है. अदर फैक्टर्स जैसे कि क्या ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, एयर क्वालिटी कैसी है, वाटर क्वालिटी कैसी है, पानी मिल रहा है लोगों को, नहीं मिल रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, जॉबलेस ग्रोथ यानी जॉब नहीं है पर फिर भी ग्रोथ होती जा रही है. जैसे कि मान लो 20 की जगह हम 25 ले लेते हैं, उन 25 में से 20 लोगों को मैंने बता दिया 5 लोगों के पास जॉब नहीं है, पर ग्रो तो कर रही है, इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है. आप 13,050 रुपये 1350 रुपये पर भी कमा रहे हो, बट लेकिन व्हाट अबाउट दोज पीपल जिनकी जॉब नहीं है फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है? इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें कभी जॉब ही नहीं दोगे. सो जॉबलेस ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न हैं जिसकी वजह से जो पॉवर्टी प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हाई है इन केस ऑफ इंडिया. नाउ इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ. इंडिकेटर्स ऑफ अ हेल्दी लाइफ मतलब ये किस तरह से बताया जा सकता है कि आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं. लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस. हम में से कोई भी किसी भी तरीके की बीमारी नहीं चाहता है. लोग क्यों लगवा रहे हैं वैक्सीन्स? टू सेव देमसेल्व्स. हमें नहीं पता वैक्सीन का लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या होगा, नोबडी नो, बट अभी के लिए इन दी शॉर्ट टर्म यही एक तरीका है टू सेव योर सेल्फ. कोई भी नहीं चाहता कि उनकी किसी भी तरीके की बीमारी हो या उनकी फैमिली में किसी को किसी भी तरह की बीमारी हो, क्योंकि सब कोई बीमारी में, एलिमेंट, पैसों में, इलनेस में इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं लगाना चाहता है. सो हम कोशिश करते हैं कि हम जितना हेल्दी रह सकें, अपनी सेफ्टी खुद बना सकें, उतना हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं. बट एक रीजनेबली लॉन्ग लाइफ, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक फैसिलिटीज़ का प्रोवाइड होना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट इज़ योर अवेलेबिलिटी ऑफ प्री एंड पोस्ट नेटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. इसको हम एक्सप्लेन करती हूँ. व्हेन वंस अ वुमेन इज़ प्रेग्नेंट तो शी इज़ इन फेज ऑफ फर्टिलिटी. प्री नेटल केयर क्या होती है कि आपका जो बेबी है, आप अभी प्रेग्नेंट हो तो आपको इतने इनफ न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए ताकि जो आपका बेबी, न्यूबॉर्न बेबी होगा, उसको भी हर तरह के न्यूट्रिशंस आप, क्योंकि द बेबी वो कैसे खाएगी या खाएगा, वो आपकी बॉडी से खाएगी. सो फॉर दैट यू शुड हैव इनफ न्यूट्रिशंस टू गिव दैट टू द बेबी.
अभी आपके अंदर ही न्यूट्रिशन नहीं है, आपका ही किसी ने ध्यान नहीं रखा, यू आर लिविंग इन अ वेरी एब्जेक्ट कंडीशंस, खाना नहीं मिल रहा है आपको प्रेगनेंसी में, प्री नेटल कंडीशंस, आपको जो प्रॉपर मेडिसिन मिलनी चाहिए, आपका डायग्नोसिस होना चाहिए, इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है कुछ, ये सारी चीज़ें आपको मिली नहीं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पोस्ट नेटल केयर, वंस द चाइल्ड इज बॉर्न, तो और ज़्यादा आपको केयरफुल रहना पड़ता है कि आप चाइल्ड को कुछ उल्टा सीधा ना खिला दो, मदर को कुछ उल्टा सीधा ना खिला दो, बिकॉज इवन आफ्टर बर्थ द चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन दी मदर, राइट। तो प्री और पोस्ट नेटल केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ये ज़रूरी क्यों है, ताकि दोनों ही, ना ही मदर जो है फीमेल मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा ना हो, वो भी पैदा बच्चे को जन्म देते टाइम उनकी भी डेथ ना हो, और ना ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, मतलब जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी भी केयरलेसनेस की वजह से डेथ ना हो। तो ये अगर हम प्री नेटल और पोस्ट नेटल फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराएंगे, तो उससे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और फीमेल मोर्टेलिटी रेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पोस्ट डिलीवरी डेथ्स अमंग मदर्स, ओल्ड एज हेल्थ केयर, पोस्ट डिलीवरी डेथ्स मतलब डिलीवरी होने के बाद भी मदर्स में इन्फेक्शन होने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। ओल्ड एज का हेल्थ केयर का ध्यान रखना है। देयर आर कंट्रीज जैसे कि आई गेस स्पेन, वहाँ पे आपका हेल्थ केयर पूरा फ्री है, आपको पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में यू विल गेट फ्री में आपको सब कराएंगे। बहुत सारी कंट्रीज हैं ऐसा जो आपको फ्री में हेल्थ केयर प्रोवाइड करती हैं, स्पेशली ओल्ड एज को 45 और 50 देयर इज अ एज, अगर आप उससे ज़्यादा हो तो आपको सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्री में अवेलेबल कराई जाती हैं। एडिक्वेट न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इंडिविजुअल्स कितने सेफ हैं, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर्स होते हैं जो आपकी हेल्दी और रीजनेबल लाइफ को मेजर करते हैं। इंडिया ने बहुत अच्छा किया है इस केस में। हमारे कुछ हेल्थ इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने देखा कि डिक्लाइन इन डेथ रेट, हमारा जो डेथ रेट है उसका नंबर कम हुआ है। क्यों कम होगा, हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं। लोग जो पहले कैंसर की बीमारी से, टीबी की बीमारी से मर जाते थे, अब उतनी ज़्यादा डेथ्स नहीं हैं। 1951 में 25% डेथ रेट था हमारा, 100 में से 25 लोग मर रहे थे पर डे, बट अभी काफ़ी कम हो गया है। इट इज़ अगेन 6.5%, इन 2015 में 6.5% है। इन्फेंट मोर्टेलिटी फ्रॉम 148, हमारी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मतलब जो बच्चे मर रहे थे वो 148 पर 1000 का मतलब 1000 लोगों में से 148 बच्चे मर जा रहे थे जो पैदा हो रहे थे। अभी बहुत कम हो गया है, 37 ड्यूरिंग द सेम पीरियड, 2015 में 37 हो गया है। सिमिलरली हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब आप पैदा होने के बाद आप कितना जीने की आपसे उम्मीद करी जाएगी, ये भी पहले 37 ईयर्स था, अभी इट इज़ 66 ईयर्स तक आप उम्मीद करी जाती कि आप जियोगे। ये मेल्स के लिए है, और फीमेल्स का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है वो हायर होता है, 70 ईयर्स उम्मीद किया जाता है कि फीमेल जो हैं वो ज़्यादा जीती हैं फ्रॉम मेल्स, बिकॉज ऑब्वियस रीजन, जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा रेजिलियंट होती हैं, दे हैव अ स्ट्रॉन्गर हार्ट, एंड यस, सो दो दीज आर जो ग्रेट, ये बहुत कुछ ग्रेट अचीवमेंट्स हैं, पर लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ में हमें इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। सिमिलरली हमने अच्छा किया है, बर्थ रेट को भी कंट्रोल किया है, 40.8 से हम 20.8 में आ गए हैं सेम ईयर में 2015 में, बट स्टिल आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा हाई है कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज, तो हमें इसे और ज़्यादा फर्दर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सिचुएशन कहाँ ख़राब, ये तो हमने अच्छी अच्छी बातें कर ली, पर बुरी बुरी बातें भी हैं। सिचुएशन ख़राब कहाँ हो जाती है, जहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक बात आ जाती है। फीमेल और मेल का जो डिवीज़न है वो आज भी बहुत ज़्यादा ह्यूज है। फीमेल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आज भी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। आज भी हमारी कंट्री में ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे फीमेल को स्कूल नहीं भेजा जाता है, या भेज दिया जाता है तो 12th क्लास तक, 10th क्लास तक ही पढ़ाया जाता है, उसके बाद नहीं पढ़ाया जाता है। बाहर जाना अलाउड नहीं है, अपने लिए डिसीजंस लेना अलाउड नहीं है। और जेंडर, टुडे आई वाज गोइंग थ्रू अ स्टडी जिसमें मुझे पता चला दैट मेजर हमारी चंक ऑफ जो फीमेल पॉपुलेशन है उनको कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स यूज़ करना नहीं आता है। सो दैट इज़ वेरी सैड दैट 55, 51, 50 ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन डज नॉट नो how to use mobile phones, how to use technology, internet, and this is a sad effect because education proper नहीं मिला है उनको। Urban health indicators, India has recorded declining female sex ratio. In spite of doing everything, हमारा female sex ratio कम हो रहा है। इसका मतलब अगर आपके पास
1000 मेल्स हैं, तो उसके लिए जो फीमेल्स की क्वांटिटी है इट इज़ डिक्लाइनिंग, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। 2011 के सेंसस के हिसाब से जो चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 के एज ग्रुप में ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि द अदर सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ रिपोर्ट्स, क्यों ऐसा होता है, क्यों सेक्स रेशियो बच्चों में कम है, पता चल जाता है जब आपको कि सेक्स डिटर्मिनेशन आप पता कर लेते हो कि जो वूम्ब में मेल है या फीमेल है तो आप एबॉर्शन करा लेते हो, इफ इट्स अ फीमेल, मेल है तो आप पॉपुलेशन बढ़ाने में लग जाते हो। एंड देन सोशल एटीट्यूड, सोसाइटी फीमेल्स को लेकर काफ़ी ओपन नहीं है, साइंटिफिक मेथड्स नहीं है, बैन्स हैं आजकल, तो सेक्स डिटर्मिनेशन करना अलाउड नहीं है, अगर आप करते हो तो आपको पुलिस पकड़ के लेके जा सकती है। सो द अदर सिग्निफिकेंट फीचर्स जैसे कि केरला को छोड़कर कुछ स्टेट्स जैसे कि हरियाणा और पंजाब में जो फीमेल सेक्स रेशियो तो बहुत ज़्यादा गिर गया है, दैट इज़ 850 फीमेल चिल्ड्रन पर 1000 मेल चिल्ड्रन। तो 100,000 बच्चों के लिए सिर्फ 850 फीमेल्स ही जिंदा हैं। सो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। फीमेल का जो फीमेल डिस्क्रिमिनेशन है इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट शुड नॉट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, स्पेशली a society, a progressive society like India, and where female were considered to be holy, जहाँ पे आप देवी मैया की और 9 दुर्गे मनाते हो, 9 गॉडेसेस की आप पूजा करते हो, एंड देन इतनी हिपोक्रेसी है ऑन द सेकेंड डे ही, सेकेंड टाइम और अनदर टाइम ऑन द अदर हैंड आप उसी फीमेल को डिग्रेड करके रखा है, आपको यू डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर दैट ह्यूमन बीइंग, और माइनॉरिटी कंसिडर करा जाता है फीमेल्स को, हमारे को फीमेल्स के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सो this you should make a promise to yourself, everybody who is watching this video, that you won't do the same thing. बहुत ज़रूरत है हमारे माइंडसेट को चेंज करने की, हमारी अवेयरनेस को चेंज करने की, बिकॉज अ फीमेल इज़ द रॉक ऑफ द फैमिली, और अगर आपकी फीमेल एडुकेटेड नहीं होगी, वीक होगी, तो योर फैमिली विल बी वीक। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फीमेल को इक्वल न्यूट्रिशन, अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन सब कुछ प्रोवाइड करें। टाइम्स हैव चेंज्ड, आई विल नॉट से कि लोग नहीं बदले हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव चेंज्ड देयर माइंडसेट, बट स्टिल देर आर सेक्शंस इन द कंट्री जो आज भी बहुत पिछड़ी सोच के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड चेंज हैज़ टू ब्रिंग देयर एज वेल. Now we will be talking about certain indicators of social empowerment, the societal factors, जैसे कि डेवलपमेंट इज़ फ्रीडम. अगर डेवलपमेंट हो रही है तो एक तरीके से वो फ्रीडम है आपके लिए. फ्रीडम आपको किस चीज़ से फ्रीडम मिलेगी? हंगर से, पॉवर्टी से. आपको किसी की सर्विट्यूड, नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, बंध के नहीं रहना पड़ेगा, सोसाइटी में इग्नोर नहीं करेगा कोई आपको, इलिटरेसी नहीं होगी. अज्यूम किया जाता है कि डेवलपमेंट होगी तो हम इन सारी चीज़ों से निकलेंगे. डेवलपमेंट लाने का मतलब ही तो ये है कि आपको जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उन सबसे सेव किया जाए, फ्री किया जाए. Freedom is in real sense of a term is possible only with the empowerment and participation. But freedom आपको सिर्फ तभी मिल सकती है जब आप उन लोगों को empower करो, उनको शक्ति दो, उनको capable बनाओ to enjoy these freedoms. Poverty ऐसे ही नहीं चली जाएगी. पॉवर्टी कब जाएगी? जब आप उस इंसान को अपॉर्चुनिटी दोगे काम करने की, पैसे कमाएगा, अपने आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएगा. सो बिना एम्पावरमेंट के, बिना पार्टिसिपेशन के सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती है, फ्रीडम नहीं मिल सकती है. Of the people exercise of their capabilities and choices in the society, access to knowledge about the society and environment are fundamental to freedom. Environment के बारे में और सोसाइटी के बारे में ये कुछ चीज़ें हैं जो फंडामेंटल टू फ्रीडम है. लिटरेसी, यहीं आकर हमारी सारी सिचुएशन, सारी दुविधा यहीं आके फंस जाती है. लिटरेसी इज़ द बिगनिंग ऑफ एक्सेस टू सच अ वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम. बचपन में बोला जाता है, अभी भी बोला जाता है, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो किसी काम नहीं आओगे, बनोगे बुद्धू. सो पढ़ोगे लिखोगे तभी भी बनोगे हीरो या जो भी, आई रिमेंबर द एग्जैक्ट लाइन, बट यस. सो पढ़ाई लिखाई के बिना, एजुकेशन के बिना, बेसिक नॉलेज जब तक आपको नहीं होगी अबाउट दिस सोसाइटी, आपको अपने फंडामेंटल राइट्स, आपके ड्यूटीज़ नहीं पता होंगे, देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ लिविंग, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ एग्जिस्टिंग. सो लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ओवरऑल लिटरेसी जो है इंडिया का, दैट इज़ अराउंड 74.04% इन 2011.
फीमेल लिटरेसी 65.46% है, 100 में से सिर्फ 65 फीमेल्स हैं जो लिटरेट हैं। लिटरेसी की भी डेफिनेशन ऐसी नहीं है कि लिटरेट मतलब 65% ऐसी नहीं है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है। लिटरेट की डेफिनेशन होती है हर वो इंसान जो बेसिक लिख सकता है, पढ़ सकता है और बेसिक एरिथमेटिक कैलकुलेशन कर सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, उसको हम लिटरेट की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। सो 65% ऑफ जो हमारी फीमेल पॉपुलेशन है वो लिटरेट है। इंडिया के टोटल अगर हम बात करें तो 74% पीपल पॉपुलेशन जो है वो लिटरेसी के केस में आती है। टोटल लिटरेसी मेल एज वेल एज फीमेल इज हायर देन द नेशनल एवरेज इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के केस में जनरली जो फीमेल लिटरेसी और टोटल लिटरेसी दोनों ही हायर हैं कंपेयर टू द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। बहुत ज़्यादा रीजनल डिस्पैरिटी है, जैसे कि बिहार जैसी जगहों में बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, अराउंड 63%, और वहीं केरला और मिज़ोरम जैसी जगहें हैं जहाँ पे 93% लोग लिटरेट हैं, 91% लोग लिटरेट हैं, लिटरेसी का लेवल अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम स्पेशल वेरिएशन, मतलब स्पेस के हिसाब से जो डिफरेंसेस के हिसाब से रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मार्जिनलाइज पीपल, पुअर लोग, इन सब के बीच में भी हमें डिफरेंट शेड्यूल कास्ट, फीमेल, शेड्यूल ट्राइब्स, इनके अंदर भी काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिलता है। इट इज़ वर्थ मैंशनिंग हेयर दैट दो देयर हैज़ बीन इम्प्रूवमेंट इन द परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स, पर हमें ध्यान रखना होगा कि पहले से हमने इम्प्रूवमेंट किया है। हमारा सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड इन द केस ऑफ एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन में हम स्वयं पोर्टल, ई पाठशाला और दूरदर्शन बहुत काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लाया है। सो हम कोशिश कर रहे हैं टू इम्प्रूव द लिटरेसी लेवल ऑफ आवर कंट्री। इम्प्रूवमेंट हुआ है परसेंटेज मार्जिनाइज सेक्शन में, बट जो गैप है रिच और पुअर के बीच में वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, और कहीं से अगर कम होता है तो कहीं से बढ़ जाता है। तो जनरली उसमें कोई मेजर चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। एंड जनरली हमने देखा है जो इलिटरेसी है वो ओवर द ईयर्स कम तो हो रही है, बट जो एक गैप है रिच और पुअर के बीच में ये इंक्रीज होता जा रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। इफ़ यू लाइक द सेशन, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ फील फ्री टू लीव योर कमेंट्स, compliments and suggestions in the comment section. Thank you and have a nice day.